Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the third part of peripheral neuropathy. In this part, we are going to discuss about the laboratory investigation and the treatment of these peripheral neuropathies. And with this lecture, will finish this topic. In laboratory investigations, we use different type of investigation methods. The most common are electrodiagnostic studies and blood and urine studies. इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज़ जो हैं उनका क्या काम होता है? इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज़ जो हैं वो क्वांटिफाई कर देती हैं, हमें बता देती हैं कि कहाँ न्यूरोपैथी है, कितनी है, कितने परसेंट है, ठीक है, वो क्वांटिफाई करके हमें देंगी। और जो ब्लड एंड यूरिन स्टडीज़ हैं वो कॉज आपको पता करके देंगी, ठीक है। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज़। सबसे पहले आ जाती है नर्व कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के बारे में एक पूरा टॉपिक है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे कि लेटेंसी, एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन एंड कंडक्शन वेलोसिटी। ये नर्व के बारे में आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। इंशाल्लाह वो मैं एक इस पर पूरा लेक्चर बनाऊँगी। तो इससे आपको सिवेरिटी, अभी हमारा कंसर्न ये है कि हम किस से क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नर्व कंडक्शन स्टडी से आपको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि सिवेरिटी कितनी है, नर्व किस कदर डैमेज हो चुकी है, हील होगी भी कि नहीं। देन डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टल नर्व डैमेज हुई है, प्रॉक्सिमल हुई है या डिफ्यूज पैटर्न में डैमेज हुई है। उसके अलावा आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोडालिटी कौन सी इन्वॉल्व है, मोटर है, सेंसरी है, ऑटोनोमिक है, कौन सी मोडालिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो नर्व है उसकी डीजनरेशन जो हुई है वो एक्सोनल डीजनरेशन है या डीमाइलिनेटिंग है, उसकी नेचर क्या है, आप वो भी ये पैथोलॉजी है जो अंडरलाइंग है, आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी होती है तो उसमें आपको क्या पैटर्न मिलेगा, उसमें आपको कंडक्शन वेलोसिटी, ऐसे हम लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी आएगी तो उसमें कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि सैल्टेटरी कंडक्शन माइलिनेशन का काम है। नर्व के ऊपर माइलिन शीथ है, उस माइलिन शीथ के दरमियान नोड्स ऑफ रेनवेयर होते हैं जहाँ से नर्व्स इम्पल्सिस जो होती हैं वो जंप करती हैं, वन नोड ऑफ रेनवेयर से सेकंड तक और सेकंड से थर्ड। सो जब ये जंपिंग कंडक्शन होती है ये फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द स्मूथ वन। तो जब माइलिनेशन ही नहीं रही तो जंपिंग भी नहीं रहेगी, तो जब जंपिंग नहीं है तो कंडक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपके पास डीनर्वेशन डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी का नाम है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसकी कंडक्शन वेलोसिटी स्लो है, ठीक है। देन प्रोलॉन्ग डिस्टल लेटेंसीज आ जाती हैं। उसके अलावा जो है ये डीमाइलिनेटिंग हमने पहले भी पढ़ा था, ये लार्जर डायमीटर जो न्यूरोपैथी मसल फाइबर्स नर्व फाइबर्स होते हैं, लार्ज फाइबर वाले, वो अफेक्ट होते हैं। तो लार्ज का काम क्या होता है? वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन। तो उन्हीं की ये डीमाइलिनेशन भी होती है। इसमें डिस्पर्शन ऑफ इवोक्ड कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल आता है। Can also be seen in demyelinating neuropathies because all of the action potential elicited in response to a single electrical stimulus will not reach the recording potential at the same time. इसका एक प्रोसीजर होता है, हमने एक साइट पे हमने स्टिमुलस देना होता है और फिर हमने उसका रिस्पांस देखना होता है कि जितना हमने स्टिमुलस दिया उतना रिस्पांस नहीं आया, दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई लीजन है, या रिस्पांस लेट आया, दैट मीन्स डीमाइलिनेशन है। तो ये इंशाल्लाह जब हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। सो अभी आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि हमें नर्व कंडक्शन स्टडीज़ से क्या चीज़ मिलती है, ठीक है। सो सिवियर डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथीज जब होती हैं तो उसमें कंडक्शन ब्लॉक भी हो सकती है, ठीक है, कंडक्शन हो ही नहीं रही, तो ये भी हमें इससे पता चल जाता है। एक्सोनल न्यूरोपैथी जो होती है, जब भी एक्सोनल न्यूरोपैथी आएगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। ये भी एक हैलमार्क है, ये आपने याद रखना है कि रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड आएगा जब आपकी एक्सोनल न्यूरोपैथीज आएंगी, वो आपको इससे पता चल जाता है एनसीएस में। उसके बाद ईएमजी होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो होते हैं इंजर्शनल स्पॉन्टेनियस वॉलंटरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। उस पर जो रिपोर्ट आती है उस पर लिखा होता है इंजर्शनल एक्टिविटी इतनी है, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी इतनी है, वॉलंटरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल इतनी है, ठीक है। यह है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मसल्स के ऊपर हमने इसको देखना होता है, ठीक है। मसल्स पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मेन इसका जो यूनिट जिसको हम स्टडी करते हैं वो था मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या है? मोटर नर्व आई,
जनरेट जो इम्पल्स है वो कहाँ से होनी है, पेरिफेरल नर्व मोटर जहाँ से स्टार्ट होती है वो एंटीरियर हॉर्न से होती है। एंटीरियर हॉर्न से लेके पूरी पेरिफेरल नर्व और मसल, ठीक है, मोटर यूनिट, इन तीनों को मिला के बनता है एक मोटर यूनिट। तो ईएमजी में हम मोटर यूनिट को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वीकनेस है अगर पेशेंट को तो किस किस्म की वीकनेस है, किस वजह से है, ठीक है। तो ये अगर वीकनेस का सिम्टम आता है, आप इसको फाइंड आउट कराना चाहते हो, आप पेशेंट को ईएमजी लिख कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल की डिजीज़ हो या नर्व रूट की कोई कंप्रेशन है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इंट्रिंसिक डिजीज़ ऑफ मसल्स इटसेल्फ यानी कोई मायोपैथी है, तो उसमें भी ईएमजी आप करा सकते हैं। एक्यूट डिनर्वेशन का भी आपको पता चल जाएगा, डिनर्वेशन एक्यूट है या क्रॉनिक है, ये भी आपको ईएमजी से पता चलता है। अगर एक्यूट होगी तो फिब्रिलेशंस और पॉजिटिव वेव्स आएंगी, और अगर क्रॉनिक है तो एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा और ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, और जो वेव बनेगी वो पॉलीफेजिक होगी। ये अभी आपको ये सही से याद नहीं होगा क्योंकि आपने एनसीएस ईएमजी को अगर डिटेल से नहीं पढ़ा तो आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होगी। इंशाल्लाह हम उस पर भी लेक्चर अपलोड करेंगे। अभी सिर्फ आप इस चीज़ पर फोकस करें कि अगर ये आपको फिब्रिलेशन या पॉजिटिव वेव्स मिल जाते हैं, वो रिपोर्ट पे लिखा भी होता है, तो आपको इतना पता हो कि ये एक्यूट है। और अगर वो पॉलीफेजिक आपको जो वेव पैटर्न बना होता है वो लार्ज एम्पलीट्यूड की, उसका ड्यूरेशन लार्ज है, वो पॉलीफेजिक है, तो वो क्रॉनिक डिनर्वेशन होती है, ठीक है। उसके बाद डीमाइलिनेटिंग जो न्यूरोपैथी होगी उसमें रिक्रूटमेंट पैटर्न रिड्यूस होता है, डिक्रीज़ होता है। अब आ जाते हैं नर्व बायोप्सी पे। अब हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं या यूरिन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। ब्लड स्टडीज़ में हम क्या सीबीसी कराते हैं, ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल कराते हैं, सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर जिसे कहते हैं वो कराते हैं, थायराइड स्टडीज़, विटामिन B12 लेवल, ANA, रिमाटोलॉजिकल रिमाटॉइड फैक्टर, सीरम प्रोटीन के इलेक्ट्रोफोरेसिस, और RPR और HIV। अगर कोई आपको लगता है उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसके लिए फिर आप ये टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। तो ये ब्लड स्टडीज़ से आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई सिस्टमिक इशू चल रहा है और वो सिस्टमिक डिजीज़ आगे न्यूरोपैथी कॉज कर रही है, ठीक है। उसके बाद यूरिन स्टडीज़ भी आप कराते हैं। यूरिन स्टडीज़ में हैवी मेटल स्क्रीन कराते हैं, यूरिन प्रोटीन चेक करते हैं कि यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा तो नहीं है, वैट्सन श्वार्ट्ज टेस्ट होता है वो आप कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे हम ओट सेल कार्सिनोमा को देखने के लिए, अगर वो अभी साइलेंट है कार्सिनोमा, आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो वो एक्सरे पर फिर भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेस्ट एक्सरे कराते हो उसको रूल आउट करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ न्यूरोपैथीज़ पढ़ी हैं जिसमें ओट सेल कार्सिनोमा या वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं कार्सिनोमाज में। उसके बाद अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विद सिस्टमिक इलनेस। जब भी सिस्टमिक इलनेस के साथ अगर आपने टेस्ट वगैरह कराया, आपको पता चला जी उसको रूमाटाइड आर्थराइटिस है, उसकी वजह से उसको न्यूरोपैथीज आ रही हैं, तो आप रूमाटाइड आर्थराइटिस को ट्रीट करो, नर्व्स भी हील हो जाएंगे, ठीक है। जो कॉजिंग फैक्टर है यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही है, इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, आप उस ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल कर लो, नर्व अपने टाइम पर हील हो जाएगी। लेकिन स्लो होता है क्योंकि नर्व जो 1 mm पर डे के हिसाब से हील होती है, और 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, तो स्लोली नर्व हील कर जाएगी अगर आप जो इलनेस है उसको कंट्रोल कर लो तो। उसके बाद इम्यून मीडिएटेड न्यूरोपैथीज जो होती हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, 2 तरह की होती हैं, जैसे वैस्कुलाइटिस जैसे SLE और RA में होता है, पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा में भी ऐसे होता है, या इम्यून मीडिएटेड डीमाइलिनेटिंग जो होती हैं GBS और CIDP। उसमें हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देते हैं। इनका इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन होता है, लेकिन हम GBS में ऐसा जिसका कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का कोई इतना इफेक्ट शो नहीं हुआ, तो हम GBS में कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स नहीं देते। बाकी CIDP में और RA में और पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा वगैरह में देते हैं, उनमें अच्छा इफेक्ट इसका आता है। सेकंड, इम्यूनोसप्रेसिव्स देते हैं, जैसे कि एजाथायोप्रीन है, साइक्लोस्पोरिन है, मेथोट्रेक्सेट है, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी भी होती है, इनकी डोज जो है वो आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होती है। थर्ड है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है कि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसके ब्लड सेल्स और वो सेपरेट कर लिए जाते हैं, प्लाज्मा सेपरेट कर दिया जाता है, प्लाज्मा डिस्कार्ड करके फिर उसकी जगह पे हम एक कोलॉइड सोल्यूशन डाल देते हैं और ब्लड दोबारा इन्फ्यूज़ कर देते हैं, ये प्लाज्मा फेरेसिस होता है। इसके अफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट आते हैं लेकिन टेम्परेरी होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही है, कुछ टाइम आपको इससे सुकून देगा, लेकिन फिर से वही एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बन जाएंगी, ठीक है। ये एक्सपेंसिव भी है, फास्ट भी है, टेम्परेरी भी है, लेकिन इसके अच्छे इफेक्ट्स आते हैं SLE में, रूमाटाइड आर्थराइटिस में, पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा में, GBS में भी इसको कराते हैं, CIDP में भी इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम करवाते हैं। उसके बाद है IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स। IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी वैसा ही है जैसे हमने प्लाज्मा फेरेसिस किया, ये भी उतना ही तकरीबन महंगा है, ठीक है। इसमें भी ये है कि आपने बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स डालने हैं, ठीक है।
enormously diverse array of antibody molecules, some of which are anti-idiotypic antibodies which may neutralize autoantibodies। ठीक है, एक तरह की आप एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर डाल रहे हो जो कि हो सकता है कि न्यूट्रलाइज कर दें, जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। ठीक है, वैसे इसका एज सच हमें नहीं हम कह सकते कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू ये काम करती हैं, लेकिन इसके जो 3 कॉमन मैकेनिज़्म हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दूसरी एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, सेकंड ये है कि इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू टारगेट सेल। तो इन्होंने क्या किया कि कॉम्प्लीमेंट को बाइंड होने की बजाय खुद बाइंड हो गई है ना जाके। तो जब डैमेज करने वाली एंटीबॉडीज़ बाइंड नहीं होंगी सेल के साथ तो डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड जो है वो ये करते हैं डाउन रेगुलेट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इम्यूनोलॉजिक प्रोडक्शन जो होती है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है, उसको भी कम करती हैं और इस मैकेनिज़्म के तहत ये काम करती हैं। और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे कि प्लाज्मा फेरेसिस है, लेकिन इसके इफेक्ट्स अच्छे हैं। ये हम सब में ही देते हैं, CITP में भी जितनी भी ऑटो इम्यून होती हैं, डीमाइलिनेटिंग उसमें हम देते हैं। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड जितनी भी हैं, ज़रूरी नहीं डीमाइलिनेटिंग हो, इम्यून मीडिएटेड जितनी भी न्यूरोपैथीज़ हैं उसमें हम 3 चीज़ें देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स देते हैं और IV इम्यूनोग्लोबुलिन 4th। ठीक है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि पेशेंट को फ़ीवर, माइल्जियाज, हेडेक, रैश ये कुछ आते हैं। ठीक है, कुछ को रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये भी आपने देख लेना है कि अगर आप करते हुए अगर किसी को ऐसे आते हैं तो फिर उनको नहीं करते हम, उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सिवियर हो जाएं। देन हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो सिम्टम आ रहे हैं उससे रिलेटेड भी मेडिकेशन आपको देना पड़ती है, जैसे आपको ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स देना होते हैं। ये पेन को रिड्यूस करने के लिए, डिसस्टैटिक और बर्निंग पेन्स जो होती हैं उनके लिए होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ वगैरह की ट्रीटमेंट में हम इसको दे देते हैं, लेकिन इनकी वजह से स्लीप है, इनका साइड इफ़ेक्ट डिज़नेस वगैरह होती है, तो इसलिए हम रात को देते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स भी देते हैं। टॉपिकल्स में आ जाती हैं कैप्सेसिन। ठीक है, ये भी आपकी जो नर्व्स हैं उनकी कंडक्शन ऊपर नहीं जाने देती, पेन की सेंसेशन ऊपर नहीं जाने देती, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। तो इसको असर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इसको लगाओ, सेवरल टाइम्स अ डे, 3 से 4 से भी ज़्यादा दफ़ा अक्सर लगानी पड़ सकती है। और जब लगाते हैं पेशेंट्स को 1-2 हफ्ते के लिए उनको ना बर्निंग फ़ील होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ख़त्म हो जाती है, तो इससे भी काफ़ी उनको सुकून होता है। उसके अलावा ट्रांसडर्मल लिडोकेन, ये तो आप लोगों ने अक्सर लिडोकेन के पैचेस देखे होंगे, ये एनेस्थीसिया होता है लोकल, तो ये पैच हम लगा देते हैं और तकरीबन 12 घंटे असर करता है, फिर ये पैच चेंज कर देते हैं। उसके बाद सर्जरी भी एक ऑप्शन हो सकती है। अगर कोई न्यूरोपैथी, इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी है, तो वो उसको आपने इंट्रैपमेंट रिड्यूस करने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको सर्जरी करना पड़ती है। ठीक है, या नर्व ट्रांसपोजिशन करना पड़ जाए, या कोई स्कार टिश्यू है उसको रिमूव करना है, कोई बोनी रिजेस हैं जो भी आपके नर्व को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्जरी करना पड़ती है, तो वो आप करके तो उसको ट्रीट कर लेते हैं। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी जो मैं कन्वे करना चाह रही थी आपको। मैंने डिटेल में सारा समझाया कि पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स कैसे आते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की है, और जो उसकी क्लासिफिकेशन में इश्यूज़ थे, जो डिजीज़ आ रही थी, वो भी मैंने आपको समझाई। क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये सारा था पेरिफेरल न्यूरोपैथी से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इससे रिलेटेड, आप मुझे मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू इन द मीन टाइम। तो अभी तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।